हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, यह जो क्लास है वह आपके बिहार लाइब्रेरियन केवीएस, एमवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ और राजस्थान लाइब्रेरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें मैं आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको एक क्यूआर कोड दिखेगी और साथ में ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के माध्यम से अथवा क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिस पे आपको क्लास की पीडीएफ और क्विज एवं नई वैकेंसी जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हो उसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। और आप क्यूआर कोड के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग यूनिट 2 लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड डेवलपमेंट के कुछ प्रश्न कर रहे थे, उसी श्रृंखला में यह हम लोग का 7वां नंबर सेट होगा। और इसमें जैसा कि मैंने 6 नंबर सेट में बताया था कि मैं इसमें कुछ नए नए कीवर्ड्स जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित है उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। परंतु क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग क्लास करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है द आर्ट ऑफ बाइंडिंग बुक्स बाय हैंड इज नोन एज, यानी पुस्तकों को हाथ से बांधने की कला को किस रूप में जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है बिब्लियोलॉजी, बी ऑप्शन है बिब्लियोपेगी, सी ऑप्शन है बिब्लियोमेंसी और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। पुस्तकों को हाथ से बांधने की कला को हम लोग बिब्लियोपेगी नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ गेटिंग डिविनेशन थ्रू द यूज ऑफ बुक्स और वर्सेज ऑफ स्क्रेड टेक्स्ट इज नोन एज, यानी पुस्तकों या पवित्र ग्रंथों के छंदों के उपयोग के माध्यम से अटकल प्राप्त करने की कला को किस रूप में जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है बिब्लियोमेनिया, बी ऑप्शन है बिब्लियोमेसी और सी ऑप्शन है बिब्लियोग्नोस्ट और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो पुस्तकों और पवित्र ग्रंथों के जो छंद होते हैं उसके उपयोग के माध्यम से जो हम लोग टेक्स्ट प्राप्त करते हैं उसे हम लोग बिब्लियोमेंसी के नाम से जाना जाता है। बिब्लियोमेंसी एक शब्द होता है जिसके द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हु इज नोन एज बिब्लियोग्नोस्ट, हु इज नोन एज बिब्लियोग्नोस्ट, इसका मतलब है बिब्लियोग्नोस्ट के नाम से किसे जाना जाता है, यानी बिब्लियोग्नोस्ट जो शब्द है वह किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ए ऑप्शन है ए बुक लवर, बी ऑप्शन है ए थीप हु स्टील बुक्स और सी ऑप्शन है ए पर्सन विथ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ बुक्स एंड बिब्लियोग्राफी, जबकि डी ऑप्शन है ए पर्सन हु डिस्ट्रॉयज ए मल्टीलेट्स बुक्स। जो ए ऑप्शन है ए बुक लवर, उसके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि बिब्लियोफाइल के नाम से जाना जाता है। और ए थीफ हु स्टील बुक्स जो होता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बनाया था, बिब्लियोक्लेप्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया था क्लिप्टोमेनिया जो होता है वह चोरी से संबंधित एक पुरुष व्यक्ति होते हैं जिसमें चोरी की आदत होती है, इसे क्लेप्टोमेनिया कहा जाता है। उसी तरह जो बुक को चोरी करता है उसको बिब्लियो क्लेप्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि बिब्लियोग्नोस्ट के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिब्लियोग्नोस्ट जो होता है ए पर्सन विथ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ बुक्स एंड बिब्लियोग्राफी, वह पर्सन जिसे किताब और ग्रंथों की जानकारी होती है, नॉलेज होती है, उसे हम लोग बिब्लियोग्नोस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बुक्स ऑफ अननोन और डाउटफुल ऑथरशिप इज नोन एज, यानी अज्ञात या संदिग्ध लेखक की पुस्तकों को किस रूप में जाना जाता है।
जिसका ऑप्शन ए है एपोग्राफ, बी ऑप्शन है इनक्यूनेबुला, सी ऑप्शन है एप्रोक्राइफल बुक्स एंड डी ऑप्शन है ब्लू बुक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। एप्रोक्राइफल बुक्स जो होती है, इसके जो लेखक होते हैं वह संदिग्ध होते हैं अथवा अज्ञात होते हैं। लेखक की जिसको जानकारी नहीं प्राप्त होती है उसे हम लोग एपोक्राइफल बुक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एपोग्राफ रेफर्स टू, यानी एपोग्राफ किसको संदर्भित करता है? ए ऑप्शन है एल एल्मेनेक, बी ऑप्शन है ए परफेक्ट कॉपी एंड एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ सर्टेन टेक्स्ट, सी ऑप्शन है बुक्स ऑफ अननोन और डाउटफुल ऑथरशिप, और डी ऑप्शन है बुक्स रिटन बिफोर 1500 एडी। तो जो एपोग्राफ होता है वह ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ए परफेक्ट कॉपी एंड एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ सर्टेन टेक्स्ट। इसे ही एपोग्राफ के नाम से हम लोग जानते हैं, जबकि बुक्स ऑफ अननोन और डाउटफुल ऑथरशिप जो है उसे हम लोग एक्रोफाइल के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मैंने इसके पिछले ही प्रश्न में बताया था। और बुक्स रिटन बिफोर 1500 एडी मैंने पिछले वीडियो में इस प्रश्न को करा चुका हूँ, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टर्म एपिग्राफ मीन्स, ए ऑप्शन है ए मोटो और ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रीफिक्स्ड टू ए बुक, बी ऑप्शन है ए स्पाइन ऑफ ए बुक, सी ऑप्शन है इसेंस ऑफ ए सब्जेक्ट, और डी ऑप्शन है ए पैम्पलेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो एपिग्राफ शब्द होता है वह ए मोटो और ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रीफिक्स्ड टू ए बुक से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज इपिलॉगी इन ए लिटरेचर, अर्थात साहित्य में उपसंहार क्या होता है? तो ए ऑप्शन है ए पीस ऑफ राइटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड ऑफ लिटरेचर। जो बिगिनिंग में लिखा जाता है वह इपिलॉगी नहीं होता है, उपसंहार नहीं होता है, बल्कि वह या तो इंट्रोडक्शन होता है या सर्वप्रथम पुस्तक के इंडेक्स और प्रीफेस लिखा जाता है। जबकि बी जो ऑप्शन है ए पीस ऑफ राइटिंग एट द एंड ऑफ ए वर्क ऑफ लिटरेचर, जो पुस्तक के लास्ट में समरी होता है, जो लिखा हुआ होता है वह उपसंहार उसे कहते हैं, और उसे ही हम लोग इपिलॉगी के नाम से जानते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द टर्म रेक्टो इज यूज्ड फॉर विच साइड ऑफ द पेज ऑफ ए बुक, रेक्टो शब्द का प्रयोग पुस्तक के पृष्ठ के किस पक्ष के लिए किया जाता है? यह प्रश्न जो है वह केवीएस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। तो इसका ए ऑप्शन है राइट साइड, बी ऑप्शन है लेफ्ट साइड, सी ऑप्शन है अपर साइड, और डी ऑप्शन है लोअर साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है रेक्टो इज यूज फॉर विच साइड ऑफ पेज, तो रेक्टो जो शब्द है वह राइट साइड के लिए, पुस्तक के दाहिने साइड के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द फर्स्ट प्रिंटेड वर्क्स आर कॉल्ड, पहले मुद्रित कार्यों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है इम्पेंसिस, बी ऑप्शन है इनक्यूनेबुला, सी ऑप्शन है इम्प्रेशन, और डी ऑप्शन है इम्प्रीमेच्योर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी इनक्यूबुला। इनक्यूबुला जो होता है वह जो फर्स्ट मुद्रित कार्य होता है, यानी फर्स्ट प्रिंटेड वर्क किसी भी ऑथर द्वारा जो किया जाता है वो उसे हम लोग इनक्यूनेबुला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सही संयोजन का चयन करना है। ए ऑप्शन है क्ले, बी ऑप्शन है ब्रिक बार्क, और सी ऑप्शन है पेपरस, और डी ऑप्शन है पर्चमेंट। इसको मिलाना है कि इसमें जो इसके जो संयोजन है वह सही है कि नहीं है। यानी क्ले जो है क्या है, तो इंस्क्रिप्शन होती है, मिट्टी पे जो लेख लिखी जाती है उसे हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो यह सही है, इसका जो संयोजन है वह सही है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ सही बैठता है। वैसे ही बिर्च बार्क जो होता है वह पीलिंग ऑफ ए ट्री होता है, जो पेड़ होते हैं उसके छाल पे जो हम लोग कृति का निर्माण पूर्व प्राचीन काल में हुआ करता था उसे बिर्च बार्क कहते हैं। और वह पीलिंग ऑफ ए ट्री मतलब ट्री किसी भी पेड़ के छाल पे जो लिखा जाता था, साहित्य या रचना की जाती थी, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन भी सही है। सी कॉम्बिनेशन है पेपरस स्टेम ऑफ ए रिवर प्लांट। पेपरस जो होता है वह
किसी प्लांट जो रिवर के किनारे स्थित होती है उसके तना पे जो कृति लिखी जाती है या उस पे लिखी जाती है उसे सहेजा जाता है, वह पेपरस के अंतर्गत आता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। और पर्चमेंट स्किन ऑफ शिप होगा यहाँ SHEEP। तो पर्चमेंट जो होता है कि भेड़ होते हैं, भेड़ के खाल पे जो रचना की जाती है, कृतियां लिखी जाती है अथवा चित्र का निर्माण किया जाता है। आज भी बहुत से जो जहाँ पांडुलिपियों का संग्रहण किया गया है पुस्तकालय में, ये सब चीजें ऐतिहासिक जो प्राचीन चीजें हैं वो वहाँ आपको देखने को मिल जाती है। तो जो पर्चमेंट होता है स्किन ऑफ शिप पे, ये सही कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। ऑप्शन A B C D आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्यूनीफॉर्म वाज ए स्टाइल ऑफ राइटिंग इन्वेंटेड बाय। क्यूनीफॉर्म किसके द्वारा आविष्कार की गई लेखन की एक शैली है। लेखक की कई प्रकार की शैलियां होती हैं जिसमें से एक क्यूनीफॉर्म है। तो पूछा गया है कि क्यूनीफॉर्म जो है वह लेखन की किस शैली से संबंधित है। ए ऑप्शन है इजिप्टियन, बी ऑप्शन है सुमेरियन, सी ऑप्शन है इंडियन या डी ऑप्शन है चाइनीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा सुमेरियंस। सुमेरियंस जो थे वहाँ क्यूनिफॉर्म जो स्टाइल होती थी, एक लेखन की शैली है, विधि है, उसका प्रयोग किया जाता था। क्ले टेबलेट भी जो है वह सुमेरिया में और बेबीलोन्स में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था कि क्यूनिफॉर्म किससे संबंधित था। तो क्यूनिफॉर्म जो थी वह सुमेरियन से संबंधित थी। उसी प्रकार क्ले टैबलेट भी मैंने बताया और बेबीलोनियंस भी बताया कि वह सुमेरियन से संबंधित थी। तो यहाँ ए ऑप्शन में सही संयोजन की खोज करनी है। तो क्ले टैबलेट जो है वह सुमेरियन और बेबीलियन सिविलाइजेशन से संबंधित है, तो यह सही है। जबकि पेपरस जो है वह इजिप्ट से संबंधित है। तो इजिप्टियंस जो प्रयोग करते थे, लेखन शैली का प्रयोग करते थे, वह पेपरस के माध्यम से करते थे। तो वह एक कहीं ना कहीं इजिप्टियन शैली है। और पर्चमेंट जो है वह एशिया माइनर यानी कि तुर्की हो गया या मिडिल ईस्ट कंट्री आप कह सकते हैं, तो यहाँ से संबंधित है। तो ये भी जो संयोजन है सही है। और बिर्च बार का प्रयोग यानी बिर्च बार का जो प्रयोग होता है जो कि पेड़ के छाल पे कृति का निर्माण किया जाता था, तो वह इंडिया में वैसा पाया गया है शैली। तो ये भी सही है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, जहाँ पे दिया हुआ है ABCDR करेक्ट। तो इस प्रश्न का ये चारों ही जो संयोजन दिया हुआ है वह सही था। और इसको याद कर लेंगे, कभी कभी परीक्षाओं में इंडिविजुअल भी पूछ ली जाती है कि क्ले टैबलेट्स की जो शैली होती है वह कहाँ की शैली है। तो याद कर लेंगे कि वे सुमेरियन और बेबीलियन सिविलाइजेशन की शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच किंग और एम्पेरर tried to burn all books, hoping that future historians would say that all knowledge stayed in his reign। किस राजा या सम्राट ने सभी पुस्तकों को जलाने की कोशिश की इस उम्मीद में कि भविष्य के इतिहास कहेंगे कि सभी ज्ञान उसके शासनकाल में स्थिर थे। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन है चंगेज खान मंगोलिया से संबंधित थे, या क्वीन सी हुआंग जो चाइना से संबंधित थे, सी ऑप्शन है नेरो रोम, और डी ऑप्शन है इवान आईवी रसिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वीन सी हुआंग जो कि चाइना से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह एक प्रकार का राजा था जो कि सभी किताबों को नष्ट कर रहा था ताकि इतिहासकार कहें कि सभी ज्ञान उसके ही शासनकाल में स्थिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है द कोटेशन वेयर इज द विजडम वी लॉस्ट इन नॉलेज इट सेज बाय। मतलब ये जो कोटेशन है वेयर इज द विजडम वी लॉस्ट इन नॉलेज, यह बहुत ही मशहूर कोटेशन है और कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन ए है जॉन कीट्स, बी ऑप्शन दिया हुआ है MP कार्टर, सी ऑप्शन है TS इलियट और डी ऑप्शन है मार्शल मैकलुहान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो TS इलियट महोदय थे उन्होंने ही ये कोटेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द फिनोमिनन of literature on a subject appearing in periodicals
डिवोटेड टू अदर डिसिप्लिन्स इज नोन एज। ए ऑप्शन है स्कैटर, बी ऑप्शन है सीपेज, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव मतलब ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो अन्य विषयों के लिए समर्पित पत्रिकाओं में दिखाई देने वाले विषय पर साहित्य की घटना को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे हम लोग सीपेज के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। सीपेज जो होती है वो एक प्रकार की फिनोमिना होती है, एक तरह का उसे हम लोग जानते हैं जिसमें लिटरेचर के किसी विषय के साहित्य की घटना पर आधारित होता है, उसे हम लोग सीपेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रोफेसर पी एन कोला ड्राफ्टेड द लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान्स एंड द मॉडल लाइब्रेरी बिल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो प्रोफेसर जो पी एन कोला थे निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए पुस्तकालय विकास योजना और मॉडल पुस्तकालय विधेयकों का मसौदा तैयार किया था। तो ए ऑप्शन है कर्नाटका और वेस्ट बंगाल के लिए, या बी गुजरात हरियाणा, सी जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली, और डी ऑप्शन है उड़ीसा और उत्तरांचल। तो पी एन कोला जो थे वे जम्मू कश्मीर और दिल्ली के लिए मॉडल पुस्तकालय विधेयक का मसौदा तैयार किए थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऑफिस टोर, ऑफिस 4 है यहाँ पे, सही कर लीजिएगा। ऑफिस फॉर इंटेलेक्चुअल फ्रीडम OIF इज ए यूनिट ऑफ। बौद्धिक स्वतंत्रता कार्यालय किसकी एक इकाई है। जो बौद्धिक स्वतंत्रता कार्यालय होती है यानी उसे हम लोग OIF ऑफिस फॉर इंटेलेक्चुअल फ्रीडम भी कहते हैं, वह किस संस्था की एक इकाई है। तो ए ऑप्शन है इफ्ला, बी ऑप्शन है ALA, सी ऑप्शन है सिलीप, और डी ऑप्शन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। इफ्ला की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। सिलीप का निर्माण 2002 ईस्वी में की गई थी। और ये किन दो ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर बना था वो आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से। और ये जो OIF का जो निर्माण हुआ था वह 1 दिसंबर 1967 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। Which of the following are the two sections stated in IFLA इफ्ला डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइंस। इफ्ला डिजिटल संदर्भ दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से कौन से दो खंड बताए गए हैं। ए ऑप्शन है कोलैबोरेटिव वर्चुअल रेफरेंस, बी ऑप्शन है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल रेफरेंस सर्विस, जबकि सी ऑप्शन है द प्रैक्टिस ऑफ डिजिटल रेफरेंस, और डी ऑप्शन है ऑनलाइन टूल्स फॉर लाइब्रेरियंस। तो जो इफ्ला डिजिटल संदर्भ दिशा निर्देश दिया गया है और उसको दो खंड बताया गया है, तो इसमें से जो दो खंड होगा वह जो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल रेफरेंस सर्विस जो है वह इफ्ला द्वारा दिया गया है, जबकि कोलैबोरेटिव वर्चुअल रेफरेंस से इफ्ला डिजिटल रेफरेंस के जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं उसके अंतर्गत नहीं आती है। जो दो खंड बताए थे उसका ये खंड का प्रकार नहीं है। और जबकि सी ऑप्शन जो है द प्रैक्टिस ऑफ डिजिटल रेफरेंस, यह इफ्ला द्वारा दिए गए रेफरेंस गाइडलाइंस के अंतर्गत आती है, और ऑनलाइन टूल्स फॉर लाइब्रेरीज ये भी इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी और सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए, बी एंड सी आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित समितियों को उनके संविधान वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करनी है। तो इस प्रश्न को करेंगे। इसमें फर्स्ट ए ऑप्शन है कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, बी ऑप्शन है KP सिन्हा कमिटी, और सी ऑप्शन है रिव्यू कमिटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और डी ऑप्शन है DP चट्टोपाध्याय कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी, जिसे हम लोग नेपलिस के नाम से जानते हैं। तो बतानी है उसको कि किस वर्ष में किस कमीशन का गठन किया गया था, जो कि मैंने पिछले एक दो कई क्लास में इसका वर्णन मैं कर चुका हूँ। फिर से पुनः बताता हूँ। जो कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, ये जो है 1988 ईस्वी में इसकी गठन की गई थी, और इसके जो गठन करने वाले थे वह यशपाल थे, यशपाल इनका नाम था। और जो KP सिन्हा कमेटी है वह 1957 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, और इसका जो रिपोर्ट पेश हुआ था 1959 ईस्वी में रिपोर्ट पेश की गई थी, और यह KP सिन्हा द्वारा ही
इसके मुख्य सचिव थे, तो इसीलिए इसे केपी सिन्हा कमेटी के द्वारा कहा जाता है। रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन जो है वह 1961 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, और इसके प्रमुख जो थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे। और डीपी चट्टोपाध्याय कमेटी, जिसे हम लोग नेपलिस कहते हैं, तो आपसे अगर पूछ ली जाए कि नेपलिस की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1985-86 में हुई थी। 1985 याद रखेंगे, परीक्षा के अगर ऑप्शन में अगर 85 ना होकर 86 दिया हो रहा है तो वह भी सही उत्तर होगा। तो अब हम लोग इसे क्रम के अनुसार सजाएंगे। तो देखिए 1957 जो केपी सिन्हा कमेटी है वो सर्वप्रथम आती है, तो देखेंगे कि ऑप्शन में बी कहाँ है सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम बी हो जाएगा। उसके बाद 1961 ईस्वी में रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था, तो बी के बाद सी हो जाएगा, और सी के बाद 1988 तो डी हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, और उसके पहले आ जाएगा 1985 ईस्वी में नेपलिस की स्थापना की गई थी, तो यह डी हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम है बी सी डी ए हो जाएगा। तो इसको सही कर लेंगे, ऑप्शन में कुछ गलतियां हैं, एक दो छूट गई है, तो इसका जो सही क्रम है वह बी सी डी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दिस CIP इंडिया प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड बाई। CIP कैटलॉगिंग इन प्रोसेस इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म CIP का होता है। CIP का जो फुल फॉर्म होता है वह कैटलॉगिंग प्रोसेसिंग होता है, कैटलॉगिंग इन प्रोसेस होता है CIP। और यह RRRL जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी, यह इसी की एक योजना के अंतर्गत आती है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का गठन ईयर कब है ये आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। और सी जो निष्क्रिय है वह 2002 ईस्वी में बनाई गई थी। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है इसका गठन 1948 ईस्वी में हुई थी, और इसके जो प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष थे वह BS केशवन महोदय थे। अगर फर्स्ट भारतीय पूछ दी जाए अगर आज़ादी से पहले भी, तो 1907 ईस्वी में हरिनाथ डे इसके प्रथम, जिस समय कि हम उसे इंपेरियल लाइब्रेरी के नाम से जानते थे, तो हरिनाथ डे जो थे वह प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। RRRL के अंतर्गत CIP आती है, यानी RRRL की ही एक परियोजना है जिसका नाम CIP है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर लाइब्रेरीज वाज सेट अप इन 1966 बाई। पुस्तकालय के लिए भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1966 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ए ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, और डी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये जो है इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड होता है, जिसका फॉर लाइब्रेरीज के लिए जो गठन 1966 ईस्वी में की गई थी, यानी पुस्तकालयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो एंड्रयू कार्नेगी डोनेटेड 2 मिलियन पाउंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ। एंड्रयू कार्नेगी जो थे वे 2 मिलियन पाउंड का दान किए थे, वह किसके लिए किए थे? तो ये ऑप्शन है लाइब्रेरी कलेक्शन के लिए किए थे, बी ऑप्शन है लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाइब्रेरी फर्नीचर, या लाइब्रेरी स्टाफ के लिए। तो दोस्तों जो इन्होंने एंड्रयू कार्नेगी ने 2 मिलियन पाउंड राशि दान की थी वह लाइब्रेरी के बिल्डिंग निर्माण के लिए किए थे, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हु सजेस्टेड द 7 लैंप ऑफ कंडक्ट एज मस्ट फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल। जिन्होंने पुस्तकालय पेशेवर के लिए जरूरी आचरण के 7 दीपक का सुझाव दिया है वे कौन थे? तो आप सभी को याद होगा कि वे RL मित्तल साहब थे। प्रदीप्ति के साथ दीपक भी उसे कहा जाता है, और इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। RL मित्तल साहब ने किया था। और वह जो 7 जो इथिकल प्रिंसिपल हैं इनके दिए हुए वह इस प्रकार है, आप लोग इसे याद रख लेंगे, परीक्षाओं में पूछी ही जाती हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा ड्यूटी टू द रीडर्स, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा ड्यूटी टू द बुक्स, थर्ड हो जाएगा ड्यूटी टू द, आप सेम रहेगा, बाकी आगे आप प्रोफेशन कर लेंगे। रीडर्स हो गया, बुक हो गया, प्रोफेशन हो गया, फोर्थ हो जाएगा स्टाफ, फिफ्थ हो जाएगा स्टाफ के बाद हिमसेल्फ आता है। इस क्रम में ही आप लोग याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में क्रम सजाने के लिए भी पूछ दी जाती है। और हिम दोस्तों जो ये है वो
5 जो है वह लाइब्रेरी प्रोफेशनल के 5 इथिकल प्रिंसिपल हैं जो कि आर एल मित्तल साहब ने दिए थे। तो इस प्रकार है, फर्स्ट है ड्यूटी टू द रीडर्स, सेकंड है ड्यूटी टू द बुक्स, थर्ड है प्रोफेशन, ड्यूटी टू द प्रोफेशन, फोर्थ हो जाएगा ड्यूटी टू द स्टाफ, और फिफ्थ हो जाएगा ड्यूटी टू द हिमसेल्फ। ठीक है, ये जो है पांचों, वे क्या है, तो वे इथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो कि आर एल मित्तल साहब द्वारा दिया गया था। जबकि आर एल मित्तल के जो 7 लैम्प्स ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं वह इस प्रकार से हैं। फर्स्ट हो जाएगा इम्पर्सनल बुक सिलेक्शन, दोनों ही याद रखेंगे, ये इथिकल प्रिंसिपल्स हैं। और ये जो 7 लैम्प्स ऑफ कंडक्ट दिए हैं वो है, तो फर्स्ट हो जाएगा इम्पर्सनल बुक सिलेक्शन, सेकेंड हो जाएगा सर्विस बिफोर सेल्फ, थर्ड हो जाएगा स्प्लिट माइंड, इसके बाद सिंपैथेटिक बिहेवियर, फिफ्थ हो जाएगा टैक्ट, और सिक्स आपका हो जाएगा इंडस्ट्री, इंडस्ट्राइल भी कहीं कहीं लिखा है, आपको मिल जाएगा। और लास्ट जो सेवेंथ है वह हो जाएगा स्कॉलरशिप। तो जो आर एल मित्तल के आचरण के सात दीपक दिए हुए हैं वह इस प्रकार है। फर्स्ट हो जाएगा इंपेरियल बुक सिलेक्शन, सेकेंड है सर्विस बिफोर सेल, थर्ड है स्प्लिट माइंड, फोर्थ है सिंपैथेटिक बिहेवियर, फिफ्थ है टैक्ट, और सिक्स्थ है इंडस्ट्री, और सेवेंथ है इंडस्ट्रायल भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा TIRE, और सेवेंथ जो होता है वह स्कॉलरशिप होता है। तो ये जो थे 5, जो ड्यूटी टू द रीडर्स, ड्यूटी टू द बुक, ड्यूटी टू द प्रोफेशन, ड्यूटी टू द स्टाफ, ड्यूटी टू द हिमसेल्फ, ये क्या थे, तो ये इथिकल प्रिंसिपल्स थे, इथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बैठाना है कि जो कथन दिया हुआ है वह दूसरे के साथ सही है अथवा गलत है। तो ये ऑप्शन है, जो स्लोगन है एक प्रकार का, कनेक्टिंग पीपुल एंड इंफॉर्मेशन, तो यह जो है SLA द्वारा दिया गया है। तो यह जो मिलान है वह एकदम सही है। और SLA की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 ईस्वी में की गई थी। एवरीवन डिजर्व टू लर्न, यह जो कथन था वह ओपन लाइब्रेरी से संबंधित है, तो यह भी कथन का मिलान सही है। एडवांसिंग लर्निंग ट्रांसफॉर्मिंग स्कॉलरशिप, यह SCRL का भी है, तो यह भी सही है। और द इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर द इंफॉर्मेशन एज, यह ASIS&T का ही कथन है, तो इसका ही संबंधित है इससे, इसलिए ये भी जो मिलान है वह सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ABCD करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओपन लाइब्रेरी इज ए प्रोजेक्ट ऑफ, ओपन लाइब्रेरीज किसकी एक परियोजना है। ए ऑप्शन है इंटरनेट आर्काइव, बी ऑप्शन है OCLC, सी ऑप्शन है RLG, और डी ऑप्शन है SLA। तो जो ओपन लाइब्रेरीज होती है, जो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट आर्काइव जो है वह ओपन लाइब्रेरी से संबंधित है। तो ओपन लाइब्रेरीज की जो एक परियोजना है उसके रूप में हम लोग इंटरनेट आर्काइव को जानते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज नॉट एसोसिएटेड विथ इफ्ला, निम्नलिखित में से कौन सी पहल इफ्ला से संबंधित नहीं है। तो जो ए ऑप्शन है लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड, वह इफ्ला से संबंधित है। इफ्ला के एक जो ये लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड है वह इफ्ला द्वारा चालित किया जाता है। जो सेकंड ऑप्शन है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, तो यह इफ्ला की नहीं है, बल्कि यह जो है वह यूनेस्को द्वारा दिया गया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर जो है वह यूनेस्को से संबंधित है। और ग्लोबल विलेज विजन जो दिया हुआ है वह भी कहीं ना कहीं इफ्ला से संबंधित है। जबकि रिस्क रजिस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्री कल्चरल हेरिटेज भी इफ्ला से संबंधित है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो पूछा गया है कि इफ्ला से संबंधित नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, जो कि यूनेस्को से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सही संयोजनों का चयन कीजिए। तो इसमें भी सही संयोजन करना है, तो ए ऑप्शन जो है उसमें वाडिया कमेटी दिया है। तो वाडिया कमेटी किससे संबंधित है, तो वाडिया कमेटी जो है न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनिंग, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनिंग से संबंधित वाडिया कमेटी है। वाडिया कमेटी का गठन कब हुआ था, यह आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस क्लासेस की है, प्रीवियस सेट जो थे क्वेश्चन के देखे होंगे, तो आप जरूर इस प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं।
मल्होत्रा कमेटी भी मैंने बताया था कि 1983 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। मुदलियार कमीशन का भी मैंने जिक्र किया हुआ था कि वह स्कूल लाइब्रेरी से संबंधित है और इसका गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। इसी प्रकार लाल कमेटी का गठन MLIBSC से संबंधित है। और लाल कमेटी का गठन कब किया गया था, यह मुझे कमेंट के माध्यम से आप सभी बताएंगे। तो यहाँ जो चारों कॉम्बिनेशन है वह सही संयोजन दिया हुआ है, क्योंकि वाडिया कमेटी जो है वह न्यू टेक्निक ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनिंग संबंधित है, जबकि लाल कमेटी MLIBSC से संबंधित है। और मल्होत्रा कमेटी जो कि मैंने प्रीवियस ईयर में बताया था कि वह स्टेटस एंड पे स्केल ऑफ लाइब्रेरियन, यानी 1983 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और मल्होत्रा कमीशन में बोला गया था कि जो लाइब्रेरियन होते हैं उसे उचित मानदेय मिलनी चाहिए और एक पे स्केल के तहत उन्हें पैसे मिलने चाहिए। और मुदलियर जो कमीशन है वह रिलेटेड विथ स्कूल लाइब्रेरी मुदलियर कमीशन में दरअसल यह कहा गया था कि प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष होना अनिवार्य होनी चाहिए। और यह 1952 में ही कहा गया था, परंतु इतने साल बाद भी शायद ये कथन सही नहीं उतरता है, क्योंकि बहुत से राज्यों में स्कूल में लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन की हालात अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए कुछ ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह इस प्रकार के क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछ ली जाती है। और यह यूजीसी नेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहाँ से ये क्वेश्चन ली गई है। तो इसे भी आप लोग करने की कोशिश करेंगे। कुछ ही क्वेश्चन लाया हूँ, बाकी आप लोग की अगर डिमांड होगी तो आगे भी इस तरह का प्रश्न मैं और भी करवा दूंगा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है एसर्टन और रीजन दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट है कथन कहते हैं और रीजन जो है निष्कर्ष कहते हैं। तो कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाती है। तो फर्स्ट कथन जो है स्पेशल स्पेशल लाइब्रेरी सर्व टू ए स्पेशलिस्ट क्लाइंटेल। और बी ऑप्शन जो है द कलेक्शन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इज रिलेटिवली नैरो इन स्कोप। तो कथन ए जो है विशेष पुस्तकालय एक विशेषज्ञ ग्राहक को कार्य करता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सही कथन है, क्योंकि जो विशेष पुस्तकालय स्पेशल लाइब्रेरी होते हैं वह किसी सब्जेक्ट से ही संबंधित होते हैं। जैसे कि अगर आप एम्स में चले जाइएगा या IGIMS में चले जाइएगा तो वहाँ जो एम्स की जो मेडिकल लाइब्रेरी जो है उसमें कहीं ना कहीं जितनी भी पुस्तकें होगी वह मेडिकल से संबंधित होगी। तो वह विशेष पुस्तकालय के अंतर्गत आती है। और उसे पढ़ेगा कौन, तो जो सोशल साइंस का स्टूडेंट होगा वह तो उसे उपयोग नहीं करेगा। तो उसको पढ़ेगा मेडिकल साइंस का ही जो स्टूडेंट होगा या स्कॉलर होंगे या उसके प्रोफेसर टीचर ही पढ़ेंगे। तो यह कथन सही है कि उसके एक विशेषज्ञ ग्राहक होते हैं, मतलब यूजर्स होते हैं। और विशेष पुस्तकालय का संग्रह दायरे में अपेक्षाकृत संकीर्ण है। तो यह भी सही है, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी वृहत स्तर पर होता है, क्योंकि वहाँ पे सभी प्रकार की ग्रंथ साहित्य फिर से हर सब्जेक्ट से संबंधित पुस्तकों का वहाँ संकलन होता है। जबकि स्पेशल लाइब्रेरी में जिस सब्जेक्ट से संबंधित वो लाइब्रेरी होती है उसी सब्जेक्ट से संबंधित वहाँ पे जो जर्नल्स होंगे, पीरियोडिकल्स होंगे या बुक्स होंगे वे सब उसी से संबंधित चीजें मिलेंगे। तो इसका संकीर्ण दायरा हो जाता है। तो दोनों ही सही है, इसलिए ए ऑप्शन देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इज ट्रू और आर इज रीजन। मतलब ए कहने का तात्पर्य है एसर्टेशन माने कथन और आर जो है निष्कर्ष होता है रीजन। तो ये रीजन फॉल्स है, जबकि यह गलत है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, एसर्टेशन भी सही है और रीजन भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आप लोग देखेंगे ए और आर आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यह सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार से क्वेश्चन पढ़ा जाता है और उसको निष्कर्ष निकाला जाता है और देखा जाता है कि क्या इस कथन का निष्कर्ष सही है अथवा गलत है, या दोनों में से कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें कथन दिया हुआ है भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय पूरी तरह से स्वचालित नहीं है, यानी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया आर नॉट फुली ऑटोमेटेड। तो यह बात सही है, क्योंकि भारत में कई विश्वविद्यालय हैं। जैसे अगर बिहार की बात करें तो JP यूनिवर्सिटी है और मिथिला यूनिवर्सिटी है, फिर से LNMU है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है। या बहुत सारे स्टेट में है, मध्य प्रदेश में भी है, जहाँ पे पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष की ही बहाली कई सालों से नहीं हुई है। खासकर मैं बिहार के संदर्भ में तो जानता हूँ
क्योंकि यहाँ पे पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय अगर खोज ली जाए कॉलेजों में तो उसका उपयोग नाम मात्र का होता है, तो स्वचालित करने की बात दूर तक है। तो यह कथन कहीं ना कहीं सत्य है। और बी जो ऑप्शन है, रीजन जो है इसका, केवल ओपेक और स्वचालित परिसंचरण अनुभाग के विकास पर प्राथमिकता दी गई है। यानी इसमें कहा गया है कि प्रायोरिटी इज बीन गिवन ओनली ऑन डेवलपमेंट ऑफ ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग एंड ऑटोमेटिंग सर्कुलेशन सेक्शन। ऑटोमेटिंग सर्कुलेशन सेक्शन में जैसे हो जाता है आपका RFID, उसका प्रयोग करते हैं, तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन के अंतर्गत आती है। और उसमें पुस्तक को इशू करने के लिए रजिस्टर का प्रयोग ना करके हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और बारकोड का प्रयोग करते हैं। और जो RFID टेक्निक लगी हुई है उस वह लाइब्रेरी ऑटोमेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह कथन भी सही है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो यहाँ है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, निष्कर्ष और कथन का जो प्रश्न होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा उसे सॉल्व करने में या करवाने में, समझाने में थोड़ा समय लगता है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। तो इसमें इस प्रश्न में दिया हुआ है कथन, यूजीसी हैज डिवाइज्ड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ फैकल्टी एंड लाइब्रेरियंस। और रीजन में दिया हुआ है कि परफॉर्मेंस अप्राइजल इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर मेरिट रेटिंग। तो इस प्रश्न को देखेंगे, कथन में कहा गया है कि यूजीसी संकाय और पुस्तकालय की पदोन्नति के लिए प्रदर्शन संकेतक तैयार किए गए हैं। तो यह सही है। और जो इसका निष्कर्ष है, योग्यता रेटिंग के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि हम लोग प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग प्रदान करते हैं कि वो किस प्रकार की पुस्तकालय है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और उसके पुस्तकालय अध्यक्ष की भी रेटिंग होती है। तो इसलिए यह दोनों ही कथन सही है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो ये कुछ कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन थे और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, और मुझे आशा है कि आप सभी को इससे बहुत ही लाभ मिल रहा होगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का सुझाव दे सकते हैं अथवा किसी भी प्रकार का प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आप और हमारे बीच में संवाद हो सकती है। और आप इसमें चैट के माध्यम से कुछ प्रश्न का सवाल का जवाब अथवा कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और इसमें के द्वारा आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी क्लास की। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों हो सकता है कि कुछ 1-2 दिन या 3 दिन के लिए क्लास आप लोग को नहीं मिले, क्योंकि नवरात्रि में सभी लोग बिजी होंगे। और इसीलिए दोस्तों नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। फिर हम लोग जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।